से आपका ओनली जीस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत दिए गए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी तथ्यों को। इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हैं जिनके बारे में आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। पारिस्थितिकी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो ये जीव समुदाय और वातावरण के मध्य। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं का योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो ये है जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नी नेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदायों में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, यह है पारिस्थितिक कर्मता। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक कोषीय स्तर से दूसरे कोषीय स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ब्रटलैंड कमीशन ने 1986 में 1987 में किया था। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं, तो ये कवक और जीवाणु होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है, तो ये जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो ये है महासागर। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क में शामिल हैं। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण बिहार से। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण सोलर रेडिएशन को। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडेमैन ने। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर। पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने। ये यूके के हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन के रूप में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? कोबोर्ग प्रायद्वीप को 1974 में। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जी टांसले ने किया था। अब देखते हैं बायोम एवं जैवमंडल के बारे में। बायोम एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैवभार वाला बायोम कौन सा है? तो ये है टुंड्रा बायोम। जैवमंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल फूड वेव। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषिका। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी
सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। साल, सागौन, शीशम किस वायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी वन वायोम। किस वायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन वायु में। किस वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? विषुवती वन वायु में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी वायु। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर तल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? वेंथस। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस वायु में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास वायु में। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थल पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? यह है अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अनुकूलतम वायु की दशाएं किस वायु में पाई जाती हैं? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन वायु में। हाथी घास किस वायुम की एक प्रमुख घास है? सवाना वायुम की। किसी भी वायु में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस वायुम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? यह है शीतोष्ण घास वायुम को। कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। परितंत्र की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। तो इसलिए कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के वायु में पाए जाते हैं? मानसून वन वायु में। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स हिल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो ये पश्चिमी घाट को दी जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वायु को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के बारे में। जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-12 को किस रूप में घोषित किया गया? जैव विविधता दशक के रूप में। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में वर्ष 2003 में। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो ये है सीबक थॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंहपुच्छ वानर मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति विलुप्त हो गई है? तो ये डोडो पक्षी है। यह
इस जो पौधा है इसे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी में है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। ये हैं पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। ये क्या है? तो ये चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो ये है डाइक्लोफेनिक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वल्लभगढ़ हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है? तो ये है रेड पांडा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हंगुल मृग। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? ये है नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 10। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो ये है नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो ये हैं बाणगंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वनस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन इसमें नहीं आता। कृत्रिम जीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति एक्स सीटू कंजर्वेशन। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है? तो टोटल 18 है, जिसमें से 12 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 हो गई है। ये वर्ष 2018 में थी 2967। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो अब हम यहाँ पर ये लिस्ट देखने वाले हैं। ये लिस्ट है भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व की। इस तरफ राज्य दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है जिनकी संख्या 106 है, वन्य जीव अभयारण्य है जिनकी संख्या 173 है और टाइगर रिजर्व है जिनकी संख्या 55 है। सबसे पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है दाची गांव, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट कहते हैं इसे, किश्तवाड़ और काजीरंगा। और जम्मू कश्मीर के वन्य जीव अभयारण्य है, प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है तो ये हैं शीत मरुस्थल, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है हेमिस हाई और यहाँ का वन्य जीव अभयारण्य है चांगथांग। ये 1600 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर, सुल्तानपुर और यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है कालेसर और नाहर। यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इंदर किला। वन्य जीव अभयारण्य है चंद्रताल, पोंग डेम झील, रेणुका खीरगंगा, पिन घाटी और सिमबालवारा और यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है जिम कॉर्बेट। ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान तो ये हैं गंगोत्री,
गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी और यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है केदारनाथ और यहाँ पे टाइगर रिजर्व है जिम कार्बेट, राजा जी और राजा जी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है राजस्थान, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली, मुकुंदरा हिल्स, दर्रा और यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार और यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, धौलपुर, करौली। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है गिर वन, मरीन कच्छ की खाड़ी में ब्लैक बक, वसंदा और यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है गिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी में नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा और यहाँ पर टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है संजय गांधी, बोरीवली में, पेंच, जवाहरलाल नेहरू, तदोबा, गुगामल, नवेगांव, नागजीरा और चांदोली और यहाँ के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसड, बोर कलसुबई, हरिश्चंद्र गांड, मेल घाट, नागजीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, कुमरेद, पौनी, कर हादला। तो यहाँ पर ये वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं मेलघाट, तडोबा, अंधारी, पेंच, सहाद्री, नौगांव, नगजीरा और बोर। नेक्स्ट है गोवा, यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है महावीर मूल्यम कहते हैं और इस यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है महावीर, टाइगर रिजर्व यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है कर्नाटक, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है नागरहोल, कुंद्रेमुख, बन्नेरघंटा, अंसी, बांदीपुर और यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है दांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी और यहाँ के जो टाइगर रिजर्व है ये है बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी इसे काली कहते हैं, नागरहोल, बिलगिरी, रंगनाथ मंदिर। नेक्स्ट है केरल, केरल का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है अनाईमुदी, इराविकुलम, मथिकेट्टन 16, पराम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली, यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है थडेक्कड, पक्षी अभ्यारण्य इदुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और यहाँ के जो टाइगर रिजर्व है ये है पेरियार और पराम्बिकुलम। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस तरफ राज्य है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, ये है वन्य जीव अभ्यारण्य और ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना, यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वन स्थली, मुग्रावनी और यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किन्नेर सानी, टाइगर रिजर्व है यहाँ का कवल और अमराबाद। नेक्स्ट है तमिलनाडु, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है इंदिरा गांधी, अन्नामलाई में, मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी ये सागरी उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ का कोटाई कनाल, पॉइंट कैलीमार, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलाकाड, वेदाथंगल, वेल्लानाडु, मुदुमलाई और टाइगर रिजर्व है कलक्कड़, मुंडन थुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्लीपुथुर, मेघमलाई, सत्यमंगलम। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है राजीव गांधी रामेश्वरम, पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर और वन्य जीव अभ्यारण्य है कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम का टाइगर रिजर्व भारत के सभी टाइगर रिजर्व में ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का इंद्रावती, कुटरू में, कांगेर घाटी, गुरुखास, संजय। नेक्स्ट है यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य अचानक मार्ग, सीता नदी, टाइगर रिजर्व है इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचानक मार्ग। नेक्स्ट है राज्य ओडिशा, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल और भीतरकनिका, वन्य जीव अभ्यारण्य है भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया, गार्ज, सिमलीपाल, टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, सतकोसिया, गार्ज। नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल, यहाँ का टाइगर रिजर्व है बुक्सा, गोरुमारा, नेउरा वैली, सिंह लीला, सुंदरवन, जालदापारा और वन्य जीव अभ्यारण्य है चपरामारी,
वल्लभपुर और टाइगर रिजर्व है सुंदरबन बुक्सा। नेक्स्ट है त्रिपुरा। यहाँ का जो यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन राजबारी और वन्य जीव अभ्यारण्य है गुमटी, सेहापी, जाला। नेक्स्ट है मिजोरम। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन, पवंगपुई, ब्लू माउंटेन और यहाँ का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है दम्पा, थोरांट लाग और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दम्पा या दम्फा। नेक्स्ट है मणिपुर। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ सिरोही और यहाँ का नेक्स्ट यहाँ का ये चीजें नहीं दी गई। नेक्स्ट है नागालैंड। यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है इटांकी और यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है फाकिम। इसका जो क्षेत्रफल है ये 642 हेक्टेयर में है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा माउलिंग और यहाँ की वन्य जीव अभ्यारण्य है पंखुई, सेसा आर्किड और यहाँ का जो टाइगर रिजर्व है ये है नामदफा, पक्के और कमलांग। नेक्स्ट है असम। यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है डिब्रू साखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग, पटकाई और वन्य जीव अभ्यारण्य है दीपोर बील, पूर्वी कार्बी एंगलोंग, लाखोवा और यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जो टाइगर रिजर्व है ये है मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग। नेक्स्ट है सिक्किम। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा, वन्य जीव अभ्यारण्य है किताम, पांगो लखा। नेक्स्ट है मेघालय। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है बालपक्रम, नो क्रेक रिज, गारो पहाड़ी में और यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है नोंग कैलम, सिजू बाम, बाघमारा, पिंचर प्लॉट। नेक्स्ट है झारखंड। यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है बेतवा और यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोप चंची और यहाँ का जो टाइगर रिजर्व है ये है पलामू। नेक्स्ट है बिहार। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि और यहाँ के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है भीमबांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला। यहाँ का टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना और यहाँ के टाइगर रिजर्व है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान है ये है बांधवगढ़, फॉसिल मंडला, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर और पूनो। और यहाँ के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल। यहाँ के टाइगर रिजर्व है पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय दुबरी, पेंच, वीरांगना, दुर्गावती। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है ये हैं कैंपवेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक। यहाँ के अभ्यारण्य है टर्टल द्वीप, वेरन द्वीप, सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभ्यारण्य ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है दिल्ली। यहाँ का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है इंदिरा प्रियदर्शनी, असोला घाटी। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देख लिया है राज्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व की। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इंडियन राइनो विजन 2020 में 2005 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। केवलादेव राष्ट्रीय क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है व मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये है केवलादेव। यहाँ पर एक सूची दी गई है तो ये सूची देख लेते हैं हम। यूनेस्को सूची में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देखने वाले हैं तो ये इनकी संख्या टोटल 12 है तो ये देख लेते हैं हम। इस तरफ क्रम है, यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, राज्य है, इस तरफ सम्मिलित होने का वर्ष है। नीलगिरी को 2000 में शामिल किया गया। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, इसे 2001 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया।
ये नेक्स्ट है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है 2001 में शामिल किया गया। नंदा देवी उत्तराखंड में है 2004 में शामिल किया गया। नोकरेक मेघालय में है 2009 में शामिल किया गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, इसे यूनेस्को सूची में 2009 में शामिल किया गया। सिमलीपाल उड़ीसा में है 2009 में शामिल किया गया। अमरकंटक अचानक मार्ग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है 2012 में शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 2013 में शामिल किया गया। अगस्तमलाई तमिलनाडु में है 2016 में शामिल किया गया। कंचनजंगा सिक्किम में है 2018 में और पन्ना मध्य प्रदेश में इसे 2020 में शामिल किया गया है। यूनेस्को सूची में शामिल ये सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिनकी संख्या 12 है। और भारत में टोटल कितने हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? तो टोटल 18 है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? नीलगिरी में 1986 में। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा समझौते से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो ये है आनुवंशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? रोजर और पनवार ने। अरीवादा क्या है? तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं अरीवादा। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्लो, नॉर्वे में। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? तो ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वो भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है जिम कार्बेट, ये उत्तराखंड में है। 1936 में स्थापित किया गया। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो ये है कजिन द्वीप सेशेल्स का। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? वेदाथंगल, तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में। ये राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बारहसिंघा के लिए। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो ये है फ्रैंक स्माइथ और होल्सवर्थ ने। इसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है, तो ये है डॉल्फिन को। यहाँ पर लिस्ट दी गई है प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य की। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। रंगन थिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में है। वेदाथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चोराओ मांडवी नदी के पास गोवा में है। कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास ओडिशा में है। कुमारा काम पक्षी विहार वेम्बनाथ पक्षी विहार, इसका 2 नाम है, ये कोट्टायम केरल में स्थित है। तो ये लिस्ट हमने देखी प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य की। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसका शॉर्ट नेम है मैप। नेक्स्ट अब देखते हैं हम जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के बारे में। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ फोरियर ने। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो ये है जल वाष्प। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यहाँ लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? वर्ष 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो
वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा तो ये है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये है आइस कोर से। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं? ये है समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया था। तो यह कानकुन सम्मेलन मेक्सिको में हुआ था वर्ष 2010 में। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ष 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं? हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापमान के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो ये है इटली तथा स्विट्जरलैंड। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इस समय 1 घंटे 8:30 PM से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। यह ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की थी? 8 अगस्त 2017 को। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1990 में। अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये है भारत। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? वर्ष 2008 में। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यहाँ प्रतिवर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। अब देखते हैं ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण के बारे में। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? समतापमंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने किया था? GW केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने किया था? ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंक लिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो ये हैं CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? मानव जनित प्रदूषण के कारण वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक।
ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? ये है सुपोषण यूट्रोफिकेशन में। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो ये होती है लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाई ऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारक से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वस्थानीय जैव उपचार। यदि प्रदूषित पदार्थों को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय जैव उपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण। ओजोन परत की खोज साल्स फेब्री एवं हेनरी बुसान ने किया था। नेक्स्ट है चेरनोबिल यूक्रेन में है। यहाँ पर स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 में। एक तरफ प्रदूषक दिए गए हैं, एक तरफ इनके दुष्प्रभाव हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये स्वास्थ्य संबंधित रोग के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं। धूल कण यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचाते हैं और शीशे से कैंसर होता है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये है दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनीमिया। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पॉलीमर से निर्मित होती हैं ये। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह है मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो यह है हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो यह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम या फिर गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग एवं दमा। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यून एवं जाइलिन। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है?
न्यूमोकोनियासिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में से किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो यह है फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में विसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी को। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? पराबैंगनी विकिरण। एक तरफ वायु प्रदूषक है, एक तरफ प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस धूल से फेफड़े प्रभावित होते हैं, सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है, इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है, ये लिस्ट है पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन की। इस तरफ संगठन है, इस तरफ उद्देश्य है, तो ये देख लेते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना हुई वर्ष 1972 में। सदस्य देश है 193। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसका उद्देश्य है वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। स्थापना अक्टूबर 1948 को हुई। मुख्यालय ग्लॉड स्विट्जरलैंड में है। सदस्य हैं इसके 1300। यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय साइट या फिर वांशीगठन कन्वेंशन। इसकी स्थापना हुई वर्ष 1973 में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश हैं 183। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। नेक्स्ट है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। स्थापना वर्ष 1979 में। सदस्यों की संख्या 313। मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। यह अभिसमय प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच ग्लोबल फोरम प्रदान करता है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। सदस्य देश है 100। स्थापना हुई वर्ष 1961 में। मुख्यालय ग्लॉड स्विट्जरलैंड में है। यह पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। सदस्य देश है 121। स्थापना 1922 में हुई। मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। यह पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1974 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है इसमें ग्रीन पीस। स्थापना हुई वर्ष 1971 में। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। यहाँ वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। स्थापना 1996 को। मुख्यालय विजनिंजन नीदरलैंड में। यहाँ आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है रॉटरडम कन्वेंशन। स्थापना 1998 में। मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड। सदस्य देश 157 है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतरराष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2001 में। सदस्य देश 152। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत कुछ पॉइंट। तो पहला है यहाँ पर पग मार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वन्य जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन
1992 में इसे प्रस्तुत किया गया। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया एक प्रमाण चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी। वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सिएरा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो यह है चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन से संबंधित है ये। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल में है। किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? वर्ष 1982 में। विश्व का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून, उत्तराखंड में है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? तो ये है पांडा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOE शॉर्ट नेम है। इसके गठन के पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। एक तरफ यहाँ पर आंदोलन है, एक तरफ संबंधित व्यक्ति हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत। विश्नोई आंदोलन से संत संभोजी, अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में 1992 में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 785, कर्नाटक में है 663 और उत्तराखंड में है 560। मार्च 2024 तक भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये है 13,874। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है 3,907। इसके बाद महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 12,852 थी। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है। ये लिस्ट है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियों की। एक तरफ यहाँ पर सम्मेलन है, एक तरफ वर्ष है, एक तरफ निर्णय है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये 1972 में हुआ था। इसमें निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में इसके अंतर्गत प्रथम प्रयास किया गया। नेक्स्ट है हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ सामुद्रिक पर्यावरण सुरक्षा के लिए। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ। इसमें समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। नेक्स्ट है यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में हुआ। इसके अंतर्गत प्रजाति संरक्षण किया गया। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन 1985 में हुआ ओजोन स्तर परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय इसमें लिया गया।
नेक्स्ट है रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये 1992 में हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया और एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है नैरोबी घोषणा पत्र। ये 1997 में हुआ। अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया इसके माध्यम से। नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी +5 सम्मेलन कहते हैं इसे। 1997 में हुआ। ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की गई तथा भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए इसे किया गया। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग रियो +10 सम्मेलन, पृथ्वी +10 सम्मेलन भी कहते हैं, 2002 में हुआ। इसके अंतर्गत सतत विकास पर विशेष बल दिया गया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये UNFCCC ये 2005 में हुआ था। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाने का इसमें निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है कोपेनहेगन सम्मेलन, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009 में हुआ। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई। नेक्स्ट है कानकुन सम्मेलन, 2010 में हुआ। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय इसके अंतर्गत लिया गया। नेक्स्ट है डरबन सम्मेलन, COP17 कहते हैं, 2011 में हुआ। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना की गई इसके तहत। नेक्स्ट है दोहा सम्मेलन, COP18 2012 में हुआ। ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है रियो +20 सम्मेलन या पृथ्वी 20 सम्मेलन, 2012 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया और इसके अंतर्गत हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। नेक्स्ट है वार्सा सम्मेलन, COP19 2013 में हुआ। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर इसमें सहमति बनी। नेक्स्ट है लीमा सम्मेलन, COP20 2014 में हुआ। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताओं इसके अंतर्गत स्वीकृत की गई। नेक्स्ट है पेरिस सम्मेलन, COP21 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है ये। बाब इघली सम्मेलन, मोरक्को, COP22 कहते हैं, 2016 में हुआ। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश कार्रवाई की उद्घोषणा की गई इसके तहत। नेक्स्ट है बॉन सम्मेलन, जर्मनी में हुआ। 2000 ये COP23 कहते हैं इसे, 2017 में हुआ। फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया इसके तहत। नेक्स्ट है काटोबाइस सम्मेलन, पोलैंड में हुआ। COP24 कहते हैं इसे, 2018 में हुआ। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली बनाई गई इस सम्मेलन के तहत। नेक्स्ट है मैड्रिड सम्मेलन, स्पेन में हुआ। COP25 कहते हैं इसे, 2019 में हुआ। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन किया गया इसके तहत। नेक्स्ट है ग्लासगो सम्मेलन, यूके में हुआ। COP26 कहते हैं, 2021 में हुआ। पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप इसके तहत दिया गया। नेक्स्ट है शर्म अल शेख सम्मेलन, मिस्र में हुआ। 2022 में इसे COP27 सम्मेलन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान हेतु हानि और क्षति कोष की स्थापना इसके तहत की गई। नेक्स्ट है दुबई सम्मेलन, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। 2023 में COP28 कहते हैं इसे। वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना तथा ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दुगना करना इसका लक्ष्य है। तो यहाँ पर हमने ये लिस्ट देखी है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियों की। नेक्स्ट है अजरबैजान वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन COP29 की मेजबानी करेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें।